हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। स्टार्ट करेंगे पहले ग्लोबल न्यूज़ से और फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक, कुछ एक दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं इंडिया के स्पेसिफिक में, और फिर हम बात करेंगे कुछ या कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में भी। तो सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़ से बात करते हैं। तो ओवरऑल मार्केट्स जो हैं वो आज थोड़े से नेगेटिव रहे। अगर हम बात करेंगे यूएस मार्केट की, यूरोपियन मार्केट्स की, इवन चाइनीज मार्केट्स, सब नेगेटिव में रहे। इवन इंडियन मार्केट कल थोड़ा नेगेटिव रहा। तो उसके मेजरली क्विकली थ्री रीजंस रहे। डेफिनेटली जो कल एक हमारा रीजन का डिस्कशन हुआ था वो यूएस डेट सीलिंग का एग्रीमेंट, राइट, उसकी 5 जून की डेडलाइन है। तो अभी भी थोड़ी ये टेंशन बनी हुई है कि वो 5 जून की डेडलाइन मीट होगी। कभी ऐसा ना हो कुछ पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से, कुछ डिसएग्रीमेंट की वजह से, राइट, वो 5 जून की डेडलाइन क्रॉस हो जाए और यूएस डिफॉल्ट कर जाए। तो वो रिस्क अभी भी एक थोड़ी सी तलवार लटकी हुई है, जबकि मोस्टली सब ऐसा माना जा रहा है कि इशू वो सॉल्व होगा। क्योंकि नो मतलब पॉलिटिकल वो एक इशू भी बन जाएगा अगर ऐसा हुआ। तो किसने किया, किसका रीजन, तो उनका पॉलिटिकल ओवरऑल मतलब पॉलिटिशियंस का इशू भी बन सकता है उनके लिए। तो इसलिए मोस्टली सब यही बोल रहे हैं कि हो जाएगा। बट स्टिल वो एक छोटी सी तलवार जो है वो टेंस्ड है मार्केट उसके बारे में। तो दैट इज द फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन जो है वो आया चाइना के कुछ इकोनॉमिक नंबर्स आए जो काफ़ी वीक आए। ओवरऑल उनका इकोनॉमिक अगर हम आउटलुक देखें, राइट, तो वो थोड़ा फैक्ट्री एक्टिविटी आई, उनकी सर्विस एक्टिविटी आई, वो कॉन्ट्रैक्शन की बात हुई लास्ट ईयर से। और जिसमें काफ़ी एक मतलब लोगों को लगा कि ये कैसे हो गया, क्योंकि सब रैपिड रीबाउंड की बात कर रहे थे। चाइना की स्पेशली आफ्टर जब कोरोना का जो उनका रिस्ट्रिक्शन कम खत्म हुआ है, आई थिंक नवंबर दिसंबर में उन्होंने रिस्ट्रिक्शन खत्म किया है अपना, काफ़ी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन जो थे। उसके बाद काफ़ी ये चल रहा था कि भाई रिबाउंड आएगा, बट नहीं आया। तो उसकी वजह से भी मार्केट्स थोड़े से नेगेटिव रहे, क्योंकि ऑब्वियसली सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, बहुत बड़ा इंपोर्टर है, राइट। कमोडिटी प्राइजेस जो है वो बहुत सारे कमोडिटीज का प्राइजेस वो डिक्टेट करते हैं वर्ल्ड में, राइट। तो उसकी वजह से ऑफ कोर्स एक चाइनीज मार्केट कैसा बिहेव करता है और कैसा चलता है, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है ग्लोबली उसका रहता है। ठीक है, तो वो सेकंड रीजन रहा। थर्ड रीजन जो शायद सबसे बड़ा रीजन है मेरे को लगता है, वो है कि वहाँ का यूएस में ये लेबर डिपार्टमेंट ने वहाँ के जॉब्स का डेटा निकाला, और जिसमें लग रहा है कि जॉब्स बढ़े हैं, ले कम हो रहे हैं। अब बात ऐसी हो रही है कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं बढ़ रहे हैं, स्लो डाउन आ रहा है वहाँ पे, ये बात चल रही है, राइट। ओवरऑल कि भाई इन्फ्लेशन हो गया बहुत ज़्यादा, स्लो डाउन आ रहा है, स्लो डाउन आ रहा है, इंटरेस्ट रेट इतने हाई हैं, बैंक्स डिफॉल्ट कर रहे हैं, सब चीज़ें बात हो रही है। लेकिन फिर भी जो है ये बात चल रही है कि भाई डेटा इस तरह से बोल रहा है कि जॉब ओपनिंग्स बढ़ रही हैं और ले कम हो रहे हैं। तो ऐसा है, तो इसका मतलब अभी भी काफ़ी वोलेटिल, मतलब अभी भी काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी है मार्केट में, काफ़ी अच्छा चल रहा है, ग्रोथ है मार्केट में। तो यूएस फेड क्या सोचता है कि अगर है तो इसका मतलब इन्फ्लेशन अभी भी कंट्रोल में इजीली नहीं आएगी, और अगर नहीं आएगी तो क्या करना है, इंटरेस्ट रेट और बढ़ाओ। तो ये मोस्टली मार्केट को एक्सपेक्टेशन हो गया है, शायद एक और 0.25% का इंटरेस्ट रेट हाइक जो है जून में यूएस फेड करेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट उस चीज़ में नेगेटिव है, क्योंकि जितना इंटरेस्ट रेट हाइक होता है उतना कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ता है, कंपनीज के लिए उतना ज़्यादा महंगा हो जाता है लोन। और ऑब्वियसली तो उनकी सारी चीज़ें जो हैं उस हिसाब से उनकी इन्वेस्टमेंट्स, उनके प्रॉफिट, सब पे इम्पैक्ट होता है। तो मार्केट्स उस चीज़ को नेगेटिवली देखती है, और ऑफ कोर्स और उस हिसाब से ही एक जो है ओवरऑल एक स्लो डाउन आ जाता है इन इंडस्ट्री में। लेकिन क्योंकि लोग सेव ज़्यादा करते हैं और स्पेंड कम करते हैं अगर इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसका क्या इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट करेगा वो आगे हमें देखना है। बट दीज आर द थ्री रीजन जिसकी वजह से मार्केट्स थोड़े से नेगेटिव रहे। अब इसमें से एक सिल्वर लाइनिंग भी रही ये तीनों की वजह से, वो रही कि जो ब्रेंट है, जो हमारा क्रूड ऑयल है, वो $73 पर बैरल पे पहुंच गया। काफ़ी गिर गया है, गिर रहा है वो धीरे धीरे धीरे। ठीक है, अब ऑब्वियसली एक ओपेक की जो मीटिंग है वो एक्सपेक्टेड है, आई थिंक नेक्स्ट वीक है, शायद इसी वीकेंड पे है। तो उसमें ये बात चल रही है कि शायद वो फिर से प्रोडक्शन कट्स करेंगे, लेकिन वहाँ पर भी थोड़ा रशिया और सऊदी अरेबिया में थोड़े से डिफरेंसेस हैं। रशिया डजंट वांट टू कट प्रोडक्शन, बट सऊदी अरेबिया वांट्स टू कट प्रोडक्शन क्योंकि दे वांट टू इंक्रीज द प्राइस। तो उसमें अभी भी चीज़ें चल रही हैं। तो इसीलिए थोड़ा बिकॉज ऑफ दिस स्लो डाउन और इंटरेस्ट रेट और ये चाइना जो इज नॉट डूइंग वेल, तो ये सब की वजह से यू ब्रेंड जो है, क्रूड जो है वो गिर रहा है। और विच इज़ वेरी सिल्वर लाइनिंग, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा बड़ा इंपोर्टर है क्रूड का, और बहुत बड़ा एनर्जी गल्पर भी है। मतलब एनर्जी जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, ग्रोथ बढ़ रही है, तो एनर्जी भी हमारी डिमांड बढ़ती रहेगी, और क्रूड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसीलिए जितना कम उतना अच्छा। तो वो चीज़ हमारे लिए सिल्वर लाइनिंग है उस हिसाब से। अब हम बात करते हैं कुछ इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़, जिसमें बहुत बड़ी न्यूज़ आई शाम को। वो स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट कर देता हूँ। ठीक है, कि मॉडल पोर्टफोलियो पे अभी भी कल जो मैंने अनाउंस किया था वो डिस्काउंट है, तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिए उसका परफॉर्मेंसेस।
ठीक है। कैप्टन कूल कूपन कोड पे 60% फ्लैट डिस्काउंट है, तो 4,000 रुपीज में 12 मॉडल पोर्टफोलियोज, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, स्टॉक पोर्टफोलियो मिक्स, बहुत सारे, मतलब यू विल गेट वेरी वेरी गुड हाई क्वालिटी फंडामेंटल बेस्ड लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड इन्वेस्टिंग जो हमारा थॉट है उसके हिसाब से यू विल फाइंड पोर्टफोलियोज, यू कैन यूज देम एज इज, यू कैन यूज देम एज अ रेफरेंस पोर्टफोलियो, आपको समझ आएगा। बहुत सारी रिसर्च साथ में हम शेयर करते हैं, तो इट्स नॉट जस्ट अ पोर्टफोलियो, ऐसा नहीं है कि नाम 10 स्टॉक के नाम दे दिए, बहुत सारी रिसर्च उसके अराउंड क्यों है, कैसे है, अराउंड लाइव सेशंस, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो प्लीज़ मॉडल पोर्टफोलियोज कैप्टन कूल कूपन कोड के साथ बाई कीजिए 4,000 रुपीज़ में विद 60% डिस्काउंट। एंड अगर आप उसके साथ दूसरे प्रोडक्ट्स लेते हैं तो आपको वो चीज़ जो है डिस्काउंट और भी बढ़ जाता है, राइट। और जैसे मैंने बोला मॉडल पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस कैसा है, क्या है, वो वैसे हमारी वेबसाइट पे भी है, लेकिन एक लिंक आई एम अगेन शेयरिंग इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो जिस पे आप क्लिक करके यू कैन सी अवर परफॉर्मेंसेज सिंस इंसेप्शन एज वेल एज लास्ट 1 ईयर, ठीक है। एंड डू चेक द बीटा ऑल्सो, मतलब कितना कम रिस्क लेके हमने ये टाइप के परफॉर्मेंसेज दिए हैं, तो वो भी ज़रूर चेक कीजिए। हाँ, अब इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है जीडीपी नंबर्स को लेके Q4 के। इंडिया के जीडीपी नंबर्स Q4 में 6.1% से इंडिया की जीडीपी बढ़ी है, ठीक है। एंड जितने भी एनालिस्ट, मतलब जितने भी अलग अलग, आरबीआई भी अभी एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आरबीआई गवर्नर ने भी 5.1% बोला था। जितनी मैंने एस्टिमेशंस देखी वो 4.7 से 5.4 5.5 तक थे, 6.1 तो किसी ने भी नहीं दिया। 6.1% वॉज वेरी वेरी गुड नंबर। एंड मतलब ओवरऑल काफ़ी एक पॉजिटिवनेस मुझे दिखी, मतलब सब जो एनालिस्ट हैं उन सबके थॉट प्रोसेस से, कि इतना अच्छा नंबर से ये पता चल रहा है कि ओवरऑल कितनी बायंसी है, राइट। ओवरऑल जो इकोनॉमी है कितना अच्छा कर रही है। तो वो सब सेक्टर्स के बारे में भी अगर हमने देखा, राइट, तो ओवरऑल अब जो है FY23 जो है वो 7.2% हमारा जीडीपी ग्रोथ हो गया। जो एक्सपेक्टेड था, जो सब नंबर आ रहे थे 6.97% होगा, बट ये अच्छा नंबर की वजह से 7.2% का जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया ने दिया है। और मतलब एक दो अगर और इकोनॉमिस्ट की माने तो ये बोल रहे हैं कि अगर ये रिवाइज होंगे एस्टिमेट, क्योंकि ये तो प्रीलिम एस्टिमेट होते हैं, ड्राफ्ट एस्टिमेट्स होते हैं और हर साल रिवाइज होते रहते हैं, तो रिवाइज होके ये मान रहे हैं कि वो 7.5% जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया का FY23 में मोस्टली है। बट अभी जो नंबर सही नहीं आए हैं, तो ये अपवर्ड रिवीजन की एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। तो सभी अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो सभी सेक्टर में ग्रोथ था। कंस्ट्रक्शन वॉज 10% ग्रोथ, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वॉज 9% ग्रोथ, फाइनेंशियल सर्विसेज वॉज 7% ग्रोथ, इलेक्ट्रिसिटी वॉज ऑलमोस्ट 7% ग्रोथ। जो स्लो ग्रोथ थे, तो पर्सनल सर्विसेज वॉज 3%, माइनिंग 4%, मैन्युफैक्चरिंग 4.5% एंड एग्रीकल्चर 5.5%, विच इज ऑल्सो गुड एग्रीकल्चर के हिसाब से। मैन्युफैक्चरिंग 4.5% वॉज ऑल्सो डिसेंटली गुड, जबकि लोग जो है कम एक्सपेक्ट कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग से, बट वो भी नंबर काफ़ी अच्छा आया। तो ये नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारा जीडीपी अगर ग्रोथ करता है और नॉमिनल उसके ऊपर, मतलब हमारी इन्फ्लेशन वगैरह, तो आप ये मान सकते हैं कि वही हम मोस्टली बोलते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न होनी चाहिए फ्रॉम स्टॉक मार्केट। तो जितना जीडीपी अच्छा रहेगा उतना ज़्यादा हमारा ओवरऑल स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स भी अच्छे रहेंगे, राइट। तो ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरऑल, ऑफ कोर्स, और वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। अच्छा, सेकेंड थिंग जो है, एक न्यू एनर्जी पॉलिसी, राइट, इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी, आई थिंक वो एक अनाउंस हुई है, जिसमें अगेन मतलब ऑब्वियसली देयर इज लॉट ऑफ फोकस ऑफ गवर्नमेंट ऑन रिन्यूएबल एनर्जीज, राइट। 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की बात चल रही है, बाय 2030 का टारगेट है, राइट। और तो उसमें ये बात चल रही है कि अभी जो है ओवरऑल रिन्यूएबल कैपेसिटी इज अराउंड 42% ऑफ ओवरऑल कैपेसिटी, राइट। वो उसका टारगेट है कि ये बढ़ के बाय 2031 जो है न्यू इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी के हिसाब से 68% उस टाइम पे कैपेसिटी जो है इंडिया की वो रिन्यूएबल पे होगी। लेकिन कैपेसिटी और एक्चुअल जनरेशन में बहुत फर्क होता है, ये याद रखना, क्योंकि कैपेसिटी में पीएलएफ फैक्टर होता है, प्लांट लोड फैक्टर होता है, और कोल का जो पीएलएफ फैक्टर है वो काफ़ी हाई होता है, राइट, जो थर्मल का होता है या फिर गैस का होता है। सोलर का और विंड का काफ़ी कम होता है, बिकॉज इट इज़ नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम, राइट। बट कोल जो है, ये सब कैपेसिटीज अपनी फुली यूटिलाइज, हाई यूटिलाइजेशन होता है, तो वो भी चीज़ें समझने की हैं, ठीक है। तो कैपेसिटीज पे ज़्यादा ध्यान मत, मतलब इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, कैपेसिटी बढ़ेगी तो ओवरऑल पीएलएफ के हिसाब से वो भी बढ़ेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है हमारी कोल डिपेंडेंस खत्म हो रही है, अभी भी बहुत है और ज़्यादा रहेगी, और मोस्टली कोल प्लांट्स का भी एडिशन होएगा ही, कि मतलब ओवरऑल हमारी कैपेसिटी में। ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये नंबर्स, फिजिकल डेफिसिट के नंबर्स भी आए, तो विच वाज वेरी गुड, मतलब टारगेट जो FY23 का जो गवर्नमेंट का टारगेट था, दे वर वेरी क्लोज टू दैट,
तो अगेन फिजिकल डेफिसिट इज ऑल्सो, गवर्नमेंट इज ऑल्सो मैनेजिंग दैट, क्योंकि सब्सिडी बिल जबकि बढ़ रहा है बट अगेन रिसीट्स, टैक्स रिसीट्स भी बढ़ रहे हैं, ओवरऑल गवर्नमेंट कुड मैनेज द फिजिकल डेफिसिट, सो दैट्स ऑल्सो वेरी गुड न्यूज़। अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ पे आते हैं। तो कोल इंडिया इज प्लानिंग, मतलब जो सेंटर है ऑब्वियसली, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, दे आर प्लानिंग टू सेल ऑलमोस्ट 3% स्टेक इन कोल इंडिया। ठीक है, तो विच इज़ 225 रुपीज़ पर शेयर पे, अराउंड 240 पे है अभी शायद ट्रेड कर रहा है, और वो 225 पे जो है वो 3% का स्टेक जो है नेक्स्ट 2 डेज में दे आर प्लानिंग टू, आई थिंक 2 डेज में 1.5 और 1.5 लेटर। ठीक है, ऑब्वियसली उनके डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स हैं, तो 4,000 करोड़ रुपए मोस्टली गवर्नमेंट शुड बी एबल टू गार्नर फ्रॉम दिस, राइट। तो ये मोस्टली OFS के थ्रू दे विल सेल, ठीक है, इन नेक्स्ट 1 और 2 डेज। पतंजलि का भी आया है कि दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू डाइल्यूट 6% शेयर, अभी भी उनका जो है मिनिमम शेयर होल्डिंग नॉर्म से अभी भी हायर है, और उनके प्रोमोटर्स के सबके फ्रीज हो गए हैं जो डीमैट अकाउंट्स हैं बिकॉज ऑफ दैट। तो दे आर प्लानिंग टू सेल 6% शेयर, ठीक है, ताकि वो 75% से नीचे उनका प्रोमोटर होल्डिंग आ जाए। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो दे आर, मतलब आई थिंक रोड शोज वगैरह दे हैव स्टार्टेड डूइंग। कल जैसे मैंने न्यूज़ बताई थी सोना BLW की, कि प्रोमोटर इज सेलिंग दैट स्टेक ऑलमोस्ट 3.2%, वो सेल किया उन्होंने, 1.9 करोड़ शेयर्स प्रमोटर सोल्ड। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर जो है उन्होंने जो है क्या कहते हैं कुछ शेयर्स खरीदे फ्रॉम, मतलब इनके सोना BLW के। ठीक है, तो जो उन्होंने बेचा वो कुछ इन्होंने भी खरीदा, और BNP पारिबास ने भी जो है दे ऑल्सो बॉट सम ऑफ द शेयर्स विच दे सोल्ड, एंड ऑब्वियसली बाकी पब्लिक ने। मैक्स हेल्थ केयर में भी कुछ ब्लॉक डील्स हुई, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ऑल्सो बॉट some shares, big, almost 66 lakh shares of Max Healthcare, a very interesting company. I'm very closely tracking it. ठीक है, और शायद मतलब हमारा जिस तरह का डिस्कशन चल रहा है मॉडल पोर्टफोलियोज में, तो इट इज वेरी क्लोजली चल रहा है उसमें डिस्कशन। कि UBS प्रिंसिपल कैपिटल एशिया जो है उन्होंने कुछ शेयर सेल किए 75 lakhs, और उसमें से गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने कुछ उनमें से बाई किए, और बाकी पब्लिक ने जो बाई किए होंगे। सो दीज वर द फ्यू ब्लॉक डील्स विच हैपेंड यस्टरडे, मैक्स में और सोना में, दोनों बहुत अच्छी कंपनीज हैं अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, एंड वी वेरी क्लोजली ट्रैक देम ऑन स्टॉकोमीटर, एंड वन इज पार्ट ऑफ मॉडल पोर्टफोलियो एज वेल। ठीक है, दैट इज ऑल। अब हम बात कर रहे हैं नॉलेज सेक्शन की। वैसे मैंने अनाउंस नहीं किया इनिशियली, तो आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर स्टिल देयर फॉर दिस नॉलेज सेक्शन। आप अभी हैं तो जस्ट बहुत ही क्विकली कुछ 4-5 चार्ट शो करूंगा, एंड जो मैंने अगेन कल एक ट्विटर थ्रेड में पढ़े थे, तो ये एक ब्रायन फिरोल्डी करके मतलब एनालिस्ट हैं, जिन्होंने जो ये इस बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट्स बनाते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, फटाफट बताऊंगा। तो जैसे उन्होंने बताया कि आपको पता है कि एक दिन अगर आप मतलब S&P 500, ऑब्वियसली उन्होंने US का बताया, तो होल्ड करते हैं तो 50% चांस ऑफ मेकिंग मनी, 50% चांस ऑफ लूजिंग मनी। बट अगर 1 ईयर करते हैं, राइट, तो लूजिंग मनी का चांस जो है वो 35% के आसपास हो जाता है। 10 साल तक अगर वो होल्ड करते हैं तो लूजिंग मनी का चांस सिर्फ मतलब 10-12% रह जाता है। और 20 ईयर्स का होल्ड करते हैं तो लूजिंग मनी का चांस S&P 500 में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। और ये चीज़ हमने निफ्टी 50 में एक स्टडी में देखी थी क्रिसिल की, विच वॉज टिल 2017 या 18 तक। तो उसमें 15 ईयर्स में इंडिया में जीरो हो जाता है। यहाँ 20 ईयर्स है, बट इंडिया में जितनी हिस्ट्री है वो 15 ईयर्स में हो जाता है। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, राइट, तो आपके होल्डिंग पीरियड बढ़ रहा है, तो आपका रिस्क ऑफ लूजिंग मनी बिकम्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ठीक है, इवन विद द वर्स्ट केसेस, मतलब 2008 में भी बेचा आपने और 15 साल पहले खरीदा, तो भी आप पैसा लूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ें ध्यान रखना। तो यही चीज़ यहाँ पर उन्होंने एक नेक्स्ट चार्ट में समझाई है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, रिस्क इन कैश इंक्रीजेस, राइट, कैश में इंक्रीज क्योंकि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है, तो आप रिस्क बढ़ रहे हैं। बॉन्ड्स में भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि अगेन बॉन्ड्स भी मोस्टली इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते, बट स्टॉक्स में टाइम जब कम होता है रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है स्टॉक्स में रिस्क कम होता रहता है, मतलब ओवरऑल इक्विटी मार्केट में, पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं। ठीक है, ये मत बोलना कि एक कोई छोटा सा स्टॉक लेके और बोलोगे कि सर देखो इसमें बड़े बड़े के टाइम में इसका रिस्क कम हो रहा है। नहीं नहीं, ओवरऑल एक इंडेक्स के बारे में बात हो रही है, ओवरऑल मार्केट के बारे में बात हो रही है। ठीक है ना, तो विनर माइंडसेट क्या रहता है ऑब्वियसली, राइट, कि जैसे जैसे मार्केट बढ़ती है, जैसे अभी बढ़ रही है कुछ दिनों से, तो ऑब्वियसली वी आर हैप्पी, बिकॉज हम इन्वेस्टर्स हैप्पी होते हैं कि मेरी नेटवर्थ बढ़ रही है, राइट। बट जब कम होता है मार्केट तब भी हम खुश होते हैं, पूरे माई फेवरेट स्टॉक्स आर ऑन सेल, राइट। मेरे स्टॉक्स, मेरे MF जो है वो सेल पे हैं, तो मैं अब ज़्यादा पैसा डाल सकता हूँ, मैं अपना एसेट एलोकेशन रीबैलेंस कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब वही है कि आप
जो है ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, मार्केट को टाइम करने की ज़्यादा कोशिश ना कीजिए, एक्सपर्ट्स को छोड़ दीजिए। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं, या फिर मतलब हमारे जैसे कंपनीज हैं या पीएमएस मैनेजर जो भी है, मतलब एक्सपर्ट्स हैं जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, उन पे छोड़ दीजिए। दे मे हेल्प यू इन दोज सम टाइमिंग्स, बट आपको क्या करना है, कंसिस्टेंटली बाइंग करनी है हर टाइप। आप कहोगे कि नहीं नहीं, यहाँ मैं सेल करूँ और मैं यहाँ बाय करूँ तो चलेगा नहीं क्या, वो तो बेस्ट है ना, बट ये कैसे पता चलेगा कि आप यहाँ हैं और अब यहाँ हैं, अभी आप कहाँ हैं इस टाइम मार्केट में? तो इट्स वेरी टफ, राइट? कोई बोल सकता है कि मैं यहाँ हूँ, आगे मार्केट और बढ़ेगा, मतलब शॉर्टर ड्यूरेशन में, हम सही, ठीक है। बट कोई ये बोल सकता है कि हम यहाँ हैं, मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, कोई बोल सकता है हम यहाँ हैं, आगे यूएस का कुछ होगा, अगर स्लो डाउन आएगा, ये होगा, रिसेशन होगा, तो हम गिर भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम कहाँ हैं? शुड वी सेल करेंटली और शुड वी बाय? इट्स अ वेरी वेरी बिग डिफिकल्ट क्वेश्चन, राइट? तो इसलिए क्या करना है, कंसिस्टेंटली एसआईपीज, कंसिस्टेंटली बाइंग इज व्हाट द। तो आप कहोगे कि ये इसके आप डाटा है क्या आपके पास? तो मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्चुअल डाटा है, ठीक है, वन ऑफ आवर क्लाइंट्स का। तो आप ये 4 ईयर्स से, मतलब 25,000 रुपीज की 4 फंड्स में दिस पर्सन इज डूइंग एसआईपी, ठीक है। 4 यस, ऑलमोस्ट 47 मंथ्स हो गए हैं, ठीक है। तो आप देख भी सकते हैं 1175, मतलब 47 मंथ्स से एसआईपी 25,000 की चल रही है। 4 फंड में, मैं नाम हटा दिए हैं फंड्स के, जस्ट टू नॉट, और कोई बहुत अच्छे फंड्स नहीं, आई एम टेलिंग यू। ये चारों फंड्स में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो टॉप परफॉर्मर है, या फिर मतलब हमारे फंडोमीटर के हिसाब से बहुत अच्छे, कोई भी और नॉर्मल फंड्स हैं। हाँ, बहुत खराब नहीं है कोई भी, बट सब नॉर्मल इंडेक्स के 1 आध 2%, आधा परसेंट उतना ही अच्छा है। ऐसा नहीं है कि जो नंबर 1 नंबर 2 फंड्स नहीं हैं ये, ठीक है। तो उस हिसाब से जस्ट सी द रिटर्न, 13.61% का कैगर, 31% का कैगर, 15% का कैगर, 14% का कैगर, ओवरऑल 18.19% का कैगर है। और क्या चाहिए यार रिटर्न्स में? छोड़ दो ना इंडेक्स वगैरह को, क्या है, बेंचमार्क को बीट किया नहीं बीट किया, 19% रिटर्न इन 4 साल। मतलब आई नो मार्केट्स आर रिसेंटली वेल है, बट स्टिल आप समझो 19% रिटर्न इन 4 years just by doing what? By right? तो दिस इज व्हाट वी शुड डू, ठीक है। तो वही है कि आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो वोलेटिल रहेगा, बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो इट विल कीप ऑन डूइंग वेल, राइट? तो हमें बिजनेस में इन्वेस्ट करना है अगर हम एक स्टॉक इन्वेस्टर हैं तो, ठीक है। सो दीज वर द वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट्स व्हिच आई रियली लाइक्ड, I thought I will share that with you. So that is all I have on this. I hope that आपको अच्छा लगा। investina.in वेबसाइट जरूर विजिट कीजिए, डू चेक अवर मॉडल पोर्टफोलियोज, डू चेक देयर परफॉर्मेंसेस। मैं अगेन आई एम टेलिंग यू कि मैंने शेयर किया है लिंक, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और जो है फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को शेयर जरूर कीजिए वीडियो इफ यू लाइक इट। हैव अ ग्रेट टाइम एट दोस्तों, जय हिंद।